सभी भैयाओं का ऑनलाइन कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पाचन क्रिया के विषय में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको पाचन तंत्र के विषय में बताया था। आहार नाल के विभिन्न भाग और उनसे संबंधित पाचक ग्रंथियों के विषय में हमने बताया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए, तब आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो हम लोग पाचन क्रिया शुरू करने जा रहे हैं। हमने आहार नाल के विभिन्न भाग देखे थे। मुख देखा था, आमाशय, ठीक है, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत और इससे संबंधित ग्रंथियां। मुख के अंदर लार ग्रंथियां होती हैं, आमाशय में जठर ग्रंथियां होती हैं, ठीक है। और ये अग्नाशय है जो छोटी आंत और आमाशय इन दोनों के बीच की संधि के बीच में पाया जाता है। यकृत ये भी एक ग्रंथि है, ठीक है। फिर जो है छोटी आंत में आंतरिक ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन सब को लेकर के हमने पाचन तंत्र के विषय में बात करी थी और आज हम पाचन क्रिया के विषय में पढ़ेंगे। हमारा पाचन, जो मनुष्य का पाचन है, वो शुरू कहाँ से होता है? वो शुरू होता है मुख से। कहाँ से शुरू होता है? मुख से, ठीक है। और आमाशय में भोजन का पाचन, छोटी आंत में भोजन का पाचन, बड़ी आंत में भोजन का पाचन, इन हेडिंग के माध्यम से हम पूरी पाचन क्रिया के विषय में जानेंगे। तो देखिए भैया, सबसे पहले हम शुरू करते हैं मुख गुहा में भोजन का पाचन। आप देख रहे हैं कि मुख गुहा से ही जो है आहार नाल शुरू होती है और यह गुदा द्वार तक जाती है। तो सबसे पहले पाचन हमारे मुख से शुरू होता है। और ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि पाचन शुरू कहाँ से होता है, कहाँ से आरंभ होता है? तो मुख गुहा से भोजन का पाचन आरंभ होता है। अब मुख गुहा के अंदर देखें हम, तो मुख गुहा में सबसे पहले होते हैं दांत। क्या होते हैं? दांत। कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं। एक वयस्क मनुष्य में जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, कितने दांत होते हैं? 32। यदि कोई बच्चा है तो उसमें मुख में दांत कितने होते हैं? 20। जो दूध के दांतों की संख्या वो कितनी होती है? 20। ये दोनों प्रश्न याद रखिएगा। मनुष्य में दांतों की संख्या 32, लेकिन अगर बच्चा है तो दूध के दांतों की संख्या कितनी है? 20, ठीक है। दूसरी बात, दांत क्या करते हैं? दांत भोजन को चबाने का काम करते हैं, कुतरने का काम करते हैं, काटने का काम करते हैं, ठीक है। तो दांत जो है फिजिकली काम करते हैं कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का काम करते हैं। हम डाइजेशन के बारे में तो पढ़े हैं कि डाइजेशन का मतलब क्या होता है। डाइजेशन का अर्थ होता है ब्रेक डाउन। तो हर चीज़ को तोड़ा जा रहा है और सरल भाग में तोड़ा जा रहा है। हम कहाँ से शुरू होते हैं? अपने भोजन से शुरू करते हैं। तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, ठीक है। ये सब जड़े बड़े और जटिल कण हैं। अब इन्हें रक्त में मिलाना है तो इन्हें छोटा बनाना पड़ेगा, सरल बनाना पड़ेगा। तो पूरी पाचन क्रिया में हम एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि हम भोजन को तोड़ेंगे। फिजिकली तोड़ेंगे यानी भौतिक रूप से तोड़ेंगे, या रासायनिक रूप से। दोनों रूप से हम यहाँ पर तोड़ते हैं। इसलिए जो पाचन की क्रिया होती है वो फिजिको केमिकल रिएक्शन होती है, अर्थात भौतिक रासायनिक प्रक्रिया होती है। जो दांत काम करते हैं वो भौतिक प्रक्रिया का काम करते हैं, यानी भोजन को चबाते हैं और उसे छोटा करते हैं। फिर लार ग्रंथियाँ होती हैं। लार ग्रंथियों से क्या निकलती है? लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? होमवर्क में मुझे यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स में आपका कमेंट्स चाहिए। तो लार ग्रंथियों की संख्या होती है, मैं नहीं बताऊंगा, अब बताऊंगा। तो लार ग्रंथियों से निकलने वाली लार भोजन को चबाने तथा निगलने में मदद करती है। अच्छा, लार में एक एंजाइम उपस्थित होता है, उसका नाम है टाइलिन। क्या नाम है? टाइलिन, ठीक है। ये टाइलिन एंजाइम क्या करता है? अच्छा, इसके लिए एक प्रैक्टिकल आपको करना पड़ेगा। एक प्रैक्टिकल करिए। आप एक रोटी का टुकड़ा लीजिए, उस रोटी के टुकड़े को 2 मिनट तक चबाइए, बल्कि 1 मिनट ही चबाइए। तो आप देखेंगे वो रोटी का टुकड़ा आपको मीठा लगने लगेगा। रोटी में कौन सा पोषक तत्व उपस्थित है? रोटी में मंड उपस्थित है। क्या उपस्थित है? मंड। और ये क्या करता है? ये जो टाइलिन नामक एंजाइम है वो मंड को किस में बदल देता है? शर्करा में बदल देता है, यानी चीनी में बदल देता है, ठीक है। रोटी में मंड उपस्थित होता है और वो उसमें किस में बदल देता है? शर्करा में। कौन बदलता है? टाइलिन, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा था कि मुख में ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। यहाँ पे जो मंड होता है
वो किस में बदल जाता है, शर्करा में बदल जाता है। स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। ठीक है, तो यहाँ पे जो मंड है वो शर्करा में चेंज हो गया। किस एंजाइम ने किया, टाइलिन नामक एंजाइम ने किया। तो आपको बात याद हो गई होगी, एक बार पढ़ लोगे, बहुत सरल भाषा में आपके लिए नोट्स लिखे हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। तो मुख गुहा में भोजन का पाचन हो जाता है। आप देख रहे हो कि मंड जो है किस में बदल गया, टाइलिन में वो शर्करा में बदल गया। अब हम पढ़ेंगे ग्रास नली में भोजन का पाचन। तो ग्रास नली में बेसिकली कोई भोजन का पाचन नहीं होता है, क्योंकि वो एक ट्यूब होती है, लेकिन मुख गुहा से भोजन निकल के ग्रास नली में आता है। और ग्रास नली से कहाँ जाता है, इस तरह से ये आपकी ग्रास नली होती है, फिर आपका ये अमाशय शुरू होता है यहाँ से। ठीक है, तो ये जो ग्रास नली है इसमें भोजन का पाचन नहीं होता। तो भैया क्या होता है, यहाँ से मुख गुहा से भोजन ट्रैवल करता हुआ कहाँ आता है, इस अमाशय में आता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो ग्रास नली है वहाँ पर एक गति होती है, एक विशेष प्रकार की गति होती है, जिसे कहते हैं किरमाणुकुंचन गति। क्या कहते हैं, किरमाणुकुंचन कुंचन गति। तो जो किरमाणुकुंचन गति होती है ये क्या करती है, किरमाणुकुंचन गति की वजह से भोजन जो है आगे बढ़ता है। किरमाणुकुंचन गति का मतलब ये है कि जैसे जो है जो इसकी मांसपेशियां ग्रास नली की वो सिकुड़ती हैं और फैलती हैं, सिकुड़ती हैं फैलती हैं। तो सिकुड़ने और फैलने से क्या होता है, भोजन आगे की तरफ बढ़ता है और भोजन ग्रास नली से निकल के कहाँ जाता है, हमारी अमाशय में आ जाता है। ठीक है, अब भोजन कहाँ आ गया, अमाशय में आ गया ग्रास नली से। तो ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता, बल्कि क्या होता है, भोजन को किरमाणुकुंचन गति के द्वारा अमाशय तक लाया जाता है। ग्रास नली से भोजन कहाँ जाता है, अमाशय में। अमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनसे जठर रस निकलता है, और जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। दूसरा, 3 एंजाइम इसमें उपस्थित होते हैं, पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। ये 3 एंजाइम और HCl ये जठर रस का संगठन है। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि जठर रस का संगठन क्या है। तो जठर रस में क्या होता है, एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और इसके अतिरिक्त 3 एंजाइम के नाम बताए मैंने, पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। इनका फंक्शन पढ़ेंगे। तो जठर रस का कार्य क्या क्या है। जठर रस में सबसे पहले जो HCl उपस्थित होता है ये क्या करता है, HCl क्या करता है कि भोजन के साथ जीवाणु आते हैं, तो उन जीवाणुओं को मारना बहुत जरूरी है, वरना इन्फेक्शन हो जाएगा। इसलिए जो जठर रस में उपस्थित HCl है वो हानिकारक जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है, भोजन को सड़ने से बचाता है और भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। इसके बाद हम पेप्सिन की बात करें तो पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, और रेनिन एंजाइम क्या करता है, जो दूध में प्रोटीन होती है, दूध की प्रोटीन का नाम है केसिन प्रोटीन। क्या नाम है, केसिन प्रोटीन नाम होता है। और इस केसिन प्रोटीन का पाचन कौन करता है, रेनिन एंजाइम करता है। ये जो छोटे बच्चे आपने देखा होगा कि उल्टी करते हैं तो पीते दूध हैं, दही निकालते हैं, तो वो दही कैसे बनता है, ये रेनिन एंजाइम के द्वारा बनता है। रेनिन एंजाइम का एक्शन जब दूध की प्रोटीन पर होता है तो वो दही जैसा पदार्थ बना देता है। उस दही जैसे पदार्थ का नाम भी है, उसका नाम है पैराकेसिनेट। तो ये पैराकेसिनेट जो होता है वो बच्चे के मुख से निकलता है, और बच्चों में सक्रिय रूप से एंजाइम रेनिन पाया जाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे जो रेनिन एंजाइम होता है उसकी मात्रा, उसका स्राव जो है कम हो जाता है। इसलिए आप देखते होंगे कि जो बड़े लोग होते हैं उनमें दूध पीने की इच्छा कम होती है। ठीक है, फिर इसमें जो पेप्सिन और रेनिन का हमने फंक्शन पढ़ लिया। अब जो लाइपेज एंजाइम है वो क्या करता है, वो लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है। ये वसा का आंशिक पाचन करता है, यानी पूरी तरह से वसा को नहीं पचाता है। अमाशय में भोजन की बात करें तो यहाँ पे 3 से 5 घंटे तक भोजन रहता है। यहाँ पर भोजन लुगदी में परिवर्तित हो जाता है, जिसे काइम कहते हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक आ गया कि हम अमाशय में जो भोजन का पाचन जब हो जाता है तो उस समय भोजन की अवस्था का क्या नाम है, तो भोजन की अवस्था का नाम है काइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमाशय से भोजन कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है। कहाँ जाता है, छोटी आंत में। ठीक है,
ये आपका ग्रास नली हो गई, ग्रास नली से अमाशय में भोजन आया था और अमाशय से ये भोजन यहाँ पर छोटी आंत में आ जाता है। ठीक है, ये हमारी यहाँ से छोटी आंत स्टार्ट हो जाती है, ये पूरी इस तरह से। ठीक है, काफ़ी मैंने आपको डिटेल में बताया था। तो अमाशय से भोजन कहाँ आता है? छोटी आंत में आता है। अब छोटी आंत में यहाँ पर 2 ग्रंथियाँ होती है। देखिए ये देखिए कि अग्नाशय का स्राव कहाँ होगा, यानी अग्नाशय है उसका स्राव कहाँ होगा? छोटी आंत में होगा। ठीक है, और जो यकृत है उसमें एक पित्ताशय होता है। ठीक है, और पित्ताशय से पित्त नली निकलती है और पित्त नली का स्राव कहाँ होता है? वो भी कहाँ होता है? आपका छोटी आंत के अंदर होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। छोटी आंत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट में छोटी आंत में तीनों को पचाने वाले एंजाइम होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन हो जाता है, प्रोटीन का पाचन भी हो जाता है और वसा का भी पाचन हो जाता है। यानी छोटी आंत वह स्थान है, वह प्लेस है जहाँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा इन तीनों का पूर्ण पाचन होता है। दूसरी बात, इस कार्य के लिए यकृत से पित्तरस निकलता है और अग्नाशय से अग्नाशयिक रस निकलता है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बात और बताऊंगा कि अग्नाशय रस में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों को पचाने के एंजाइम उपस्थित होते हैं। तो पूछा जाएगा कि पाचक रस, उस पाचक रस का नाम बताइए जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों को पचाने वाले एंजाइम उपस्थित होते हैं, तो उसका नाम क्या है? अग्नाशयिक रस। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ कि पित्त रस में कोई भी एंजाइम उपस्थित नहीं होता है। पित्त रस में कोई भी एंजाइम उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, तो अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय प्रकृति का होता है, लेकिन क्या होता है कि अग्नाशयी एंजाइम की प्रक्रिया के लिए उसे क्या बनाया जाता है? क्षारीय बनाया जाता है। ये क्षारीय कौन बनाएगा? ये क्षारीय बनाता है पित्तरस। तो हम सबसे पहले यहाँ पे यकृत के कार्य पढ़ते हैं, तभी हमें समझ में आएगा कि छोटी आंत में कैसे भोजन का पाचन होता है। तो यकृत की हम बात करें तो यकृत से क्या निकलता है? कौन सा रस निकलता है? पित्तरस निकलता है। ये पितृ लिख दिया, पित्तरस होता है। कौन सा रस निकलता है? पित्तरस निकलता है। ठीक है, पित्तरस क्षारीय होता है, भोजन के माध्यम को अम्लीय से कैसा बनाता है? क्षारीय बनाता है। पित्तरस वसा की बड़ी गोलिकाओं में खंडित करता है, यानी पित्तरस जो होता है वसा का पाचन करने में मदद करता है। ये वसा की जो बड़ी बड़ी गोलिकाएं होती हैं उन्हें छोटी गोलिकाओं में तोड़ता है, जिससे वसा पर एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। यहाँ समझने वाली बात भैया ये है कि कैसे हम जाने, तो आप एक प्रयोग कर सकते हैं छोटा सा। आप एक गिलास में पानी लीजिए, लगभग आधे गिलास से कम पानी लीजिए और उसमें 1 चम्मच तेल डालिए। ठीक है, तो आप देखेंगे तेल की बड़ी बड़ी बूंदें जो है पानी के ऊपर तैर रही होंगी। ठीक है, तो बड़ी बड़ी गोलिकाएं हैं। अब चम्मच से उसे तेजी से हिला दीजिए तो क्या होगा कि जो बड़ी बड़ी गोलिकाएं हैं वो छोटी गोलिकाओं में टूट जाएंगी। सेम काम पित्तरस करता है। सेम काम क्या करता है? पित्तरस करता है। पित्तरस क्या करता है कि जो वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाएं हैं उसे किस में तोड़ देता है? छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता उस पर बढ़ जाती है। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया कहलाती है वसा का इमल्सीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वसा का इमल्सीकरण क्या होता है। ठीक है, तो वसा का इमल्सीकरण का अर्थ है कि वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ा जाता है। किसकी सहायता से तोड़ा जाता है? पित्तरस की सहायता से तोड़ा जाता है। ठीक है, पित्तरस क्या करता है? वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है, जिससे एंजाइम की क्रिया उस पर आसान हो जाती है। फिर अग्नाशय की बात करेंगे। अग्नाशय रस के अग्नाशय के कार्य लिखें तो अग्नाशयी रस के कार्य लिखिएगा आप। तो अग्नाशय क्या करता है? अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं?
3 एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, एमाइलेज मंड का पाचन करता है, लाइपेज जो वसा एमल्सीकृत हुई है उसका पाचन करता है। ठीक है, फिर छोटी आंत की बात करते हैं। छोटी आंत में भी जो है उसकी भित्ति में आंतीय ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन सी ग्रंथियां होती हैं? आंतनीय ग्रंथियां होती हैं, और उनसे भी जो है पाचक एंजाइम निकलते हैं, और वो एंजाइम क्या करते हैं, अंत में जो है भोजन को सरल बनाने का काम करते हैं। इसमें जो भोजन में प्रोटीन शेष बची है उसे अमीनो अम्ल में बदल देते हैं। ठीक है, जटिल कार्बोहाइड्रेट जो है उसे ग्लूकोज में बदल देते हैं, और वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। हमें यहाँ पे बहुत ध्यान से पढ़ना है, तभी हमें याद होगा कि आंतरीय जो एंजाइम्स हैं, ठीक है, उसमें फाइनल डाइजेशन हो रहा है। प्रोटीन किस में टूट रहा है? अमीनो अम्ल में। कार्बोहाइड्रेट किस में टूट रहा है? ग्लूकोज में। वसा किस में टूट रही है? बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। तो हमें याद रखना है कि अंत में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा किन सरल अणुओं में टूटती है, क्योंकि पाचन का अर्थ क्या है कि जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना। तो वो सरल अणु कौन कौन से हैं? अमीनो अम्ल हैं, ठीक है, ग्लूकोज हैं, ग्लिसरॉल और वसा अम्ल हैं। यही हमारे रक्त में मिलकर के हमें पोषण तत्व प्राप्त करवाएंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो छोटी आंत में सबसे ज़्यादा देर तक भोजन रहता है, और यहाँ पे भोजन का कंप्लीट डाइजेशन होता है। अब छोटी आंत से भोजन जो है निकलता है, बड़ी आंत में जाता है। उससे पहले भोजन से इन जो पदार्थ जो है पाचन की क्रिया के दौरान बने हैं, अमीनो अम्ल बने हैं, वसा बने, बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल बने हैं, ग्लूकोज बना है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, इन सब का अवशोषण होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पाचन तो हो गया, अब क्रिया कौन सी स्टार्ट होगी? अवशोषण की होगी। यानी भोजन से जो पोषक तत्व हैं वो हमारे रक्त में जाएंगे और रक्त से पूरे शरीर में जाएंगे। तो यहाँ पे भोजन का जो पचा हुआ भोजन है उसका अवशोषण होता है। पचा हुआ भोजन का अवशोषण। तो पचे हुए भोजन के अवशोषण में क्या होता है कि जो हमारी छोटी आंत है वो इस प्रकार से डिजाइन की गई है, जिससे अधिक से अधिक भोजन अवशोषित हो सके। आप जानते हैं छोटी आंत अत्यधिक कुंडलित होती है, और छोटी आंत के अंदर जो उसकी दीवार है उस पर उंगली नुमा आभार पाए जाते हैं। जैसे हमारी उंगली होती है, जैसे मैंने ये चित्र में दिखाया है कि उंगली नुमा आभार पाए जाते हैं। ठीक है, इनको हम कहते हैं बिलाई। क्या कहते हैं भैया? बिलाई। बैन वाला बी बनेगा, आई डबल आई, बिलाई कहते हैं, या हिंदी में कहते हैं रसांकुर। क्या कहते हैं? रसांकुर। ठीक है, ये रसांकुर या बिलाई क्या करते हैं? ये भोजन के अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। इसका मतलब ये है कि भोजन अधिक मात्रा में अवशोषित होता है। ठीक है, आंत बिल्कुल अगर उंगली नुमा उभार नहीं होते तो ज़्यादा मात्रा में भोजन अवशोषित नहीं होता, लेकिन ये उंगली नुमा उभार हैं, ये भोजन के अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को बढ़ा रहे हैं, जिससे भोजन अधिक मात्रा में अवशोषित होता है। अच्छा, इन्हीं बिलाई जो रसांकुर होते हैं, इनमें जो है धमनी और सिराएं भी जुड़ी होती हैं इन्हीं से। तो जो भोजन जो है इन बिलाई के माध्यम से अवशोषित होता है वो सीधे कहाँ चला जाता है? रक्त में चला जाता है। इस तरह से भोजन का अवशोषण होता है। भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। छोटी आंत को अवशोषण के लिए किस प्रकार से अभिकल्पित किया गया है, ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। तो आप बताएंगे कि छोटी आंत में उंगली नुमा, छोटी आंत की जो दीवार है उसमें उंगली नुमा उभार होते हैं, जिन्हें बिलाई या रसांकुर कहते हैं। ये भोजन के सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। देखिए इसमें संख्या भी लिखी हुई है। छोटी आंत की आंतरिक सतह पर 4 से 5 लाख उंगली जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें रसांकुर कहते हैं या बिलाई कहते हैं। ठीक है, फिर भोजन का अवशोषण हो गया। अब क्या होगा? भोजन का स्वांगीकरण होगा। क्या होगा? भोजन का स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का अर्थ है कि जो भाई भोजन अवशोषित हुआ है उसे पूरे शरीर में ले जाया जाए, कोशिका तक ले जाया जाए, उससे ऊर्जा बनाई जाए। ऊर्जा बना करके जो हमारे जो ऊतक है, नए ऊतकों का निर्माण हो, और जो पुराने ऊतक हैं उनकी मरम्मत हो। तो लिखा हुआ है कि इसके अंतर्गत
हम भोजन को अवशोषित करके शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतक के निर्माण व पुराने ऊतक की मरम्मत में होता है। ठीक है, तो ये स्वांगीकरण हो गया। इसके बाद बड़ी आंत द्वारा मल त्याग या बहिक्षेपण। अब क्या होता है कि कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। ठीक है, पाचन तो हो गया, ठीक है, अवशोषण हो गया, स्वांगीकरण हो गया, लेकिन कुछ ऐसे अपशिष्ट पदार्थ, हानिकारक पदार्थ बनते हैं जिनका शरीर से बाहर निकलना जरूरी है। तो ये जो हमारी आहार नाल है उसमें मल के रूप में ये अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और ये क्रिया क्या कहलाती है? बहिक्षेपण कहलाती है। तो इसमें होता क्या है कि बिना पचा हुआ भोजन बड़ी आंत में भेज दिया जाता है, जहाँ इससे जल का अवशोषण होता है। माने कुछ जल जो बचा हुआ है वो शरीर के काम आ सकता है, उसे बाहर निकालने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए जल को पुनः शरीर में अवशोषित कर लिया जाता है। कुछ ऐसे पदार्थ, विटामिन भी होते हैं, खनिज लवण है, शरीर की जिन्हें जरूरत है उन्हें बाहर नहीं निकाला जाता, यहाँ पर बड़ी आंत में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, और जो वास्तव में वास्तविक जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उन्हें गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ मलाशय एक संरचना होती है जहाँ पे मल इकट्ठा रहता है, और जब मलाशय पूरा भर जाता है तो वही गुदा द्वारा इस पूरे मल को बाहर निकाल दिया जाता है। तो भैया हमने यहाँ पर पूरी पाचन क्रिया पढ़ी, अवशोषण की प्रक्रिया पढ़ी, स्वांगीकरण पढ़ा और बहिक्षेपण की क्रिया पढ़ी। ठीक है, अब आपको ध्यानपूर्वक इसे पढ़ना है, याद करना है। ठीक है, और मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए, जिससे आप जो है इन प्रश्नों को तैयार करें। वैसे इसमें आंसर भी लिखा है। एक है कि मनुष्य के में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? जल में घुलनशील तथा वसा में घुलनशील विटामिन के नाम लिखो। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसके 2 कार्य लिखो। ये 3 प्रश्न हैं जो आपको करना है। ठीक है, और इनके आंसर आप अपने आप लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।